हरे भरे खेतों से उठती ओस की महक में कुछ ऐसा था जो हर सुबह को नया बना देता था। गांव के कच्चे रास्ते पर पत्तों से छनकर आती सूरज की किरणें अब धीरे धीरे फैलने लगी थीं। हल्की लोहे की धार पर चमकती नमी और मिट्टी में से उठती सौंधी गंध के बीच दो बैल चल पड़े थे। हीरा और मोती, उनके गलों में बंधी पीतल की छोटी छोटी घंटियां हर कदम पर टुनकती और उस टुनक में कोई बच्चा जैसा सुकून घुला होता। दोनों एक साथ चलते, कभी एक आगे कभी दूसरा, जैसे किसी बिंग बोली लय में बंधे हों। हीरा का शरीर कसरती और चमकदार था, सींग थोड़े मुड़े हुए, आंखों में गहराई और स्थिरता। मोती उससे थोड़ा छोटा था, रंग भी हल्का, चाल भी कुछ धीमी पर अपनी लगन में उतना ही सजग। सुबह की वह घड़ी जब पक्षी झाड़ियों में बोल रहे थे और तालाब के किनारे पर बगले अपने पंखों को समेट रहे थे, तब यही दो बैल धीरे धीरे अपने मालिक के घर से खेत की ओर बढ़ रहे थे। मालिक पीछे से आता, हाथ में लकड़ी की पतली छड़ी लिए, पर उस छड़ी का कोई डर नहीं था, वह अधिकतर सिर्फ आवाज़ देने का साधन थी। हीरा और मोती दोनों बचपन से साथ थे। जब वे छोटे थे तब भी खेतों के किनारे खेलते, मिट्टी में लौटते और तालाब में जाकर छींटे उड़ाते रहते। गांव के बच्चे और बूढ़े सब जानते थे, इन दोनों का साथ अटूट है। कई बार जब गांव के मेले में कोई पूछ लेता कि ये दोनों कितने पुराने साथी हैं, मालिक मुस्कुराते हुए कह देता, बचपन से है। जैसे दो जुड़वा भाई, और सुनने वाला सिर हिलाकर कहता, सच ही कहते हैं, इनका चलना, सांस लेना सब एक जैसा लगता है। जब वे खेत की ओर पहुंचते तब रास्ते में कई दृश्य गुजरते जो उनके जीवन का हिस्सा बन गए थे। कहीं बकरियां चरती, कहीं छोटी बच्चियां मिट्टी से चूल्हे बनाकर खेलती और कहीं किसी पेड़ पर बैठा तोता कुछ बातें करता सा प्रतीत होता। हवा में सरसों के फूलों की पीली घनी खुशबू तैरती और दूर कहीं से आती बांसुरी की धुन सब पर परत सी बिछा देती। हीरा के कदम हमेशा दृढ़ और लयबद्ध होते। वह कभी जल्दी नहीं चलता, कभी आलस भी नहीं दिखाता। उसके भीतर जैसे काम के प्रति कोई जन्मजाति लाई थी। मोती उसके बराबर चलने की कोशिश करता, बीच बीच में अपनी सांसों से थोड़ी खौफ छोड़ देता, लेकिन हीरा उसे देखकर अपनी गति धीमी कर देता। यह उसका सहज स्नेह था, बिना किसी दिखाई देने वाले आग्रह की, पर गहरे तक समझ में भरा। खेत तक पहुंचते पहुंचते सूरज आसमान में थोड़ा ऊंचा उठ चुका होता। मिट्टी की नमी अब गर्म आने लगी थी। मालिक हल जोड़ता, बैलों के गले में जुआ कसता और फिर मिट्टी का हल्कापन धीरे धीरे टूटने लगता। मिट्टी के उलटते हुए ढीले, हल्की चरमराहट और बैलों के पैरों की धमी धप, ये सब मिलकर कोई अदृश्य संगीत बना देते। हीरा हमेशा थोड़ा आगे झुककर चलता, उसका शरीर हल्की खिंचाव को सहजता से संभाल लेता। मोती पीछे से अपनी पूरी ताकत से जुटा रहता, पर उसका शरीर अधिक थक जाता। फिर भी जब मालिक उसकी पीठ पर धीरे से हाथ फेर देता तो उसकी आंखों में संतोष छलकता। शायद उसे अपने काम में गर्व था, जैसे किसी वृक्ष को अपने फल का नहीं बल्कि अपनी छाया का गर्व होता है। तो दोनों के गले की घंटियां एक साथ बज उठती। उन घंटियों की टुनक में न किसी आग्रह की ध्वनि होती, न किसी बेचैनी की, बस एक साधारण जीवन की नरम तान होती। कभी कभी खेत के पास से बूढ़ा चरवाहा गुजरता जो उन्हें देखते हुए रुक जाता। वह कहता, अरे हीरा तो अब भी जवान लगता है, पर मोती की चाल में अब उम्र झलकने लगी। मालिक मुस्कुराकर कह देता, हाँ चाचा, पर जोड़ी अभी भी एक दूसरे का भार बांट लेती है। दोपहर होते होते दोनों के बदन पर मिट्टी के छींटे जम जाते। धूप थोड़ा तेज होती, पर उनकी आंखों में थकावट नहीं होती। वे बस समय के साथ चलते रहते। खेत की परतें पलटती जाती, जैसे जीवन की कहानी धीरे धीरे खुलती जा रही हो। मोती कभी कभी बीच में सांस लेने के लिए रुकता। हीरा उसकी ओर देखकर सांस छोड़ता और प्रतीक्षा में खड़ा रहता। यह किसी वचन की तरह नहीं, किसी नियम की तरह नहीं, बस जैसे स्नेह का स्वाभाविक अनुशासन। जब काम समाप्त होता तब मालिक दोनों को तालाब की ओर ले जाता। वहाँ की नीलिमा जैसे उन्हें पुकारती। तालाब का जल स्थिर रहता।
पर उसमें डूबते सूरज की परछाई एक अलग ही संसार बनाती। दोनों बैल अपने मुंह से जल पीते, फिर अपने पैरों को ठंडक देते। पानी की लहरें बहुत धीमी धीमी फैलती और उनमें आसमान की लालिमा घुल जाती। वापसी के समय रास्ता बेहद शांत होता। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटते और हवा में मिट्टी के साथ फसल की गंध मिल जाती। मोती कभी अपनी गर्दन हीरा के पास लाता, मानो कुछ कहना चाहता हो। हीरा बस चाल बढ़ा देता, जैसे उसने बिना शब्दों के उसकी बात समझ ली हो। गांव के कच्चे रास्ते पर लौटते हुए जब वे मंदिर के पास से गुजरते तो घंटी की धीमी आवाज़ उनके गले की घंटियों से मिल जाती। वह क्षण किसी गीत की तरह लगता, जिसमें मनुष्य, पशु, प्रकृति सब एक लय में बंध गए हों। शाम तक लौटकर जब वे मालिक के आंगन में पहुंचते, तब बच्चे दौड़कर आते। कोई उनके माथे पर थपकी दे देता, कोई उनके पैरों के पास गिरती मिट्टी झाड़ता। घर की बुजुर्ग दादी उनके लिए पानी और चारा रखती और धीरे से कहती, राम राम, हे मेहनती जीवों। दोनों शांत होकर खाने लगते, धीरे धीरे, बिल्कुल उस तरह जैसे कोई अपनी आत्मा को विश्राम दे रहा हो। आसमान में चांद निकलने लगता और उनकी देह पर पड़ती चांदनी किसी चादर की तरह बिछ जाती। हीरा की आंखें भारी हो जाती, मोती की सांसें लंबी होने लगती। बाहर कहीं झिंगुर की आवाज़ गूंजती, भीतर कहीं शांति उतरती। दोनों पास पास लेट जाते, एक की सांस दूसरे की लय पकड़ लेती। तालाब से आती हल्की हवा उनके कानों के पास बहती और खेतों की मिट्टी से उठती गंध उन्हें फिर सुबह की याद दिला देती। जीवन की सारी सरलता और सच्चाई उसी हवा में बसी थी, जहाँ हीरा था, मोती था, खेत थे और वह शांति थी जो किसी शब्द में नहीं बंध सकती थी। मिट्टी की नमी जब धूप में गर्म होने लगी थी, तब हल्के नीचे की धरती से हर बार एक भारी कराह उठती। वह कराह किसी थकान की नहीं, किसी राहत की थी, जैसे मिट्टी खुद चाह रही हो कि कोई उसे उलट दे, उसकी जड़ें सांस ले सकें। हीरा और मोती की चाल अब एक लय में बंध गई थी, पर हर कदम में मेहनत की गंध थी। हीरा का बदन पसीने से चमक रहा था, उसके नथुने से निकली सांसें मिट्टी के महसूस को गाढ़ा कर रही थीं। मोती उसके बगल में थोड़ा पीछे रहकर खिंच रहा था। उसके फुर बार बार मिट्टी में धंस जाते, पर वह हार नहीं मानता। हर बार सिर उठाकर एक नई शक्ति से जुआ खींचता, जैसे कह रहा हो कि उसे अभी भी बहुत कुछ देना है। धूप धीरे धीरे खेत के बीच उतर आई थी। आसपास की हवा में पकी फसल की गंध घुल रही थी। दूर कहीं बगुले झुंड बनाकर बैठे थे और पेड़ों पर कोयल की आवाज़ बीच बीच में गूंजती। पर खेत के बीच जहाँ हल चल रहा था, वहाँ सिर्फ मिट्टी की आवाज़, मालिक की हो की पुकार और बैलों की भारी सांसों का संगीत था। यह संगीत वर्षों से चला आ रहा था। हर मौसम इसी लय से शुरू होता, इसी लय पर खत्म होता। हीरा के पैर सद गए थे, जैसे उसे मिट्टी के हर उतार चढ़ाव का ज्ञान हो। वह जानता था कि कहाँ ज़रा ज़्यादा दाब देना है, कहाँ मिट्टी नरम है। मोती उसके पीछे कुछ धीमा था, उसके कंधों की मांसपेशियां थकी हुई लगती, कभी जुए का वजन खिसकता तो हीरा थोड़ा झुककर ज़्यादा खींच लेता। मोती के गले की थपकी से घंटी की टुनक सुनाई देती, धीमी पर थकी हुई। मालिक ने एक बार मुड़कर देखा, फिर धीरे से आराम कहा, पर दोनों बैलों के कानों तक वह शब्द जैसे पहुंच ही न पाया, जैसे उन्हें समय की परवाह नहीं। हीरा ने सालों में मोती को समझ लिया था। वह देखता कि कब मोती के पैर भारी होने लगते हैं, कब उसकी सांसें गहरी हो जाती हैं। ऐसे हर पल हीरा अपने भार का हिस्सा खुद ही उठा लेता। वह थोड़ा आगे झुककर जुए का दबाव अपने कंधों में बांट लेता। मोती उसे महसूस करता, पर कुछ कहता नहीं। वह बस आंखें झपकाकर अपने कदम उठाता रहता। उनके बीच यह समझ मौन में पनपी थी, बिना किसी बोली, बिना किसी संकेत की। यह वह भाषा थी जो केवल साथ बिताए बरस सिखा सकते थे। दोपहर की धूप अब उनके शरीरों पर पिघलने लगी थी। मिट्टी का रंग गहरा हो गया था और खेत के किनारे लगे प्याज के पौधों से हल्की खुशबू आने लगी थी। अचानक हवा का झोंका आया। सूखा हलेंद हरा था, सूखा पर सुकून भरा। हर बार हल्का फाल मिट्टी में धंसता और फिर उभरती मिट्टी के ढेले हवा में उड़ जाते। मोती की आंखें कुछ देर बंद हुईं
उसकी लंबी पलकी मिट्टी से भरी। शायद वह थक गया था, शायद बस धूप से राहत चाहता था। मालिक ने रुककर उनकी पीठ थपथपाई। वह जानता था कि खेत पर काम कोई प्रतियोगिता नहीं। एक संवाद है। उसने बगल में रखी पानी की बाल्टी उठाई और दोनों की मुंह के आगे लाई। दोनों बैलों ने एक साथ पानी पिया। वह पानी जैसे उनके भीतर के ताप को शांत कर रहा था। हीरा ने छोटा सा ठहराव लिया, फिर खुद ही आगे बढ़ गया। उसकी चाल धीमी थी पर समर्पित। धीरे धीरे उनका काम फिर शुरू हुआ। अब हल चलाने की गति संयमित हो चुकी थी। सूर्य का ताप थोड़ा कम हुआ था और खेत के किनारे लगे पेड़ों की छाया बढ़ने लगी थी। उस छाया में एक बच्ची खड़ी अपनी उंगली में पकड़ी रस्सी घुमा रही थी। वह दोनों बैलों को देख मुस्कुरा दी। मोती ने क्षण भर गर्दन घुमाई, फिर आंखें झुका ली, जैसे वह जानता हो कि उसकी मेहनत का हिस्सा उस मुस्कान से जुड़ा है। घंटों बीत गए। मिट्टी के ढेर अब सीधे और समान हो गए थे। खेत की क्यारियां साफ दिख रही थीं। हीरा और मोती अब बेहद थक चुके थे, पर उनके भीतर की तसल्ली एक समान थी। शायद मेहनत का सौंदर्य यही था कि वह थकान के भीतर भी एक अनकही शांति छोड़ जाती थी। जब आखिरी बार हल मिट्टी को छूता तो धूल हवा में उड़ती और उन दोनों के माथे पर लगकर किसी आशीर्वाद जैसी ठंडक दी जाती। काम खत्म होते ही मालिक ने हल को दूर रखा और दोनों को धीरे से जुए से मुक्त किया, जैसे कोई इंसान किसी मित्र के कंधे से बोझ हटाता है। हीरा ने सिर झटका और उसकी शटका भी है। कानों की बालियां हिली। मोती ने गहरी सांस भरी और मिट्टी पर बैठ गया। उसकी देह पर धूप की आखिरी किरणें फिसल रही थीं। आसपास का वातावरण बिल्कुल शांत था। सिर्फ पक्षियों का कलरव और हवा में घूमती धूल जो शाम की ओर झुकने लगी थी। मालिक ने दोनों के लिए गीले कपड़े से शरीर पोंछे। उसकी हथेलियों का स्पर्श मुलायम था। हीरा ने अपनी आंखें कुछ देर के लिए बंद कर ली। वहीं खड़े खड़े उसका बदन भारी था, पर दिल शांत। मोती अब लेटा हुआ था, बार बार अपनी पूंछ हिलाकर मक्खियां भगा रहा था। हवा में कोई संगीत नहीं था, पर फिर भी कुछ ऐसा था जो आत्मा को भर देता था। वह मौन जो सिर्फ मेहनत पूरी करने के बाद आता है। सूरज अब पूरी तरह झुक गया था। खेत के ऊपर उड़ते पक्षी अपने घर लौट रहे थे। मालिक ने हल्का रस्सी का बंधन हीरा और मोती के गले में डाला और बोला, चलो घर। दोनों धीरे धीरे उठे। उनकी चाल में भारीपन था, पर वही थकान सुकून बनकर रह गई थी। कच्चे रास्ते पर अब धूल नहीं, बस ठंडी हवा चल रही थी। उनके गलों की घंटियां अब धीमी आवाज में बज रही थी, एक फैलती हुई लय में जो सुनने वाले को छू जाए। गांव के पास आते आते सूरज का लाल गोला तालाब के किनारे जा बैठा। उसकी परछाई पानी में हिल रही थी। तालाब के ऊपर मंडराते कीट पतंगे उस रोशनी में नाच रहे थे। हीरा एक पल को रुक गया। उसने अपनी नथुने लंबी खींची, जैसे आसपास की गंध को पीना चाहता हो। मोती पास खड़ा उसका साथ महसूस कर रहा था। वे दोनों आगे बढ़े, जैसे दिन की थकान को पीछे छोड़कर किसी शांति की ओर जा रहे हों। घर पहुंचकर दोनों अपने बाड़े में खड़े हुए। चारा सामने रखा था, सूखी घास, गुड़ की हल्की महक और ताज़ी भूसी। हीरा ने धीरे धीरे चारा खाना शुरू किया। मोती ने सिर झुकाया, 2 ग्रास खाए और फिर आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर किसी बेचैनी का नामो निशान नहीं था। उसकी सांसें गहरी थीं, स्थिर और निश्चित। बाहरी दुनिया में अब रात उतरने लगी थी, पर भीतर एक शांति और गहराती जा रही थी। थकान अब बोझ नहीं रही। वह मिट्टी की तरह थी, जिसे जितना उल्टो उतना जीवन देती है। खेत, हवा, पेड़ और पक्षी सब जैसे किसी मौन आशीर्वाद में बंध गए थे। हीरा ने धीरे से मोती को अपने सींग से छुआ, जैसे पूछ रहा हो, सब ठीक है। मोती ने आंख खोली, हल्का सिर हिलाया और फिर वही शांत नींद की ओर झुक गया। उनके गले की घंटियां हिलकर एक बार फिर बजीं, बस इतनी देर के लिए कि हवा में उनका दिन दर्ज हो जाए। फिर सब स्थिर हो गया। जीवन का वह सरल क्षण जिसमें श्रम और विश्राम एक हो गए थे। हृदय की गति और धरती की सांस एक ही ताल में बहने लगी थी। उस शांत रात में खेतों के परे 2 जीव विश्राम में डूबे थे। शरीर से थके
लेकिन आत्मा से संतुष्ट। सूरज अब पैरों के पीछे उतर चुका था और खेत के रास्ते पर लंबी होती परछाइयाँ धीरे धीरे मिल रही हैं। मिट्टी पर दिन भर के काम के निशान अब स्थिर हो चले थे। हल्की रेखाएं, पैरों के निशान, उलटती धरती की गंध सब एक शांत तस्वीर में ठहर गए थे। दूर कहीं से बबुले लौटते दिख रहे थे, मानो दिन का अंतिम हिस्सा वे भी अपने बसेरों में समेटना चाहते हों। धरती पर पड़ी गर्मी अब हवा में ठंडी लहरों में बदल गई थी। उस समय हीरा और मोती खेत से लौट रहे थे। उनके गलों की घंटियों की आवाज़ अब पहले जैसी नहीं थी, थोड़ी धीमी, थोड़ी भारी। दिन भर जुए के नीचे बीते घंटे और मिट्टी से लथपथ बदन अब विश्राम की पुकार सुन रहा था। रास्ते में हवा कुछ अलग तरह से चल रही थी, ना बहुत तेज, ना बहुत मंद, बस इतनी की पसीने और मिट्टी की गंध एक साथ मिलकर जैसे किसी पुराने गीत की धुन बना रही थी। आधे आकाश में लालिमा थमी थी और धीरे धीरे उसमें नीलेपन की परत चढ़ रही थी। दूर गांव के घरों से धुएं की पतली रेखाएं उठ रही थीं, जहां चूल्हे जल चुके थे और रात का पहला भोजन पकने लगा था। बैलों की चाल अब सुस्त थी, हर कदम पर उनके शरीर की थकान जैसे झलक रही थी। हीरा आगे चल रहा था, वही स्थिर मजबूत चाल लिए, पर उसके मन में भी कुछ थकावट की लहरें काम कर रही थीं। मोती उसके पीछे था, उसका सिर कुछ झुका हुआ और उसके कान बीच बीच में हिल रहे थे, जैसे हवा की हर सरसराहट को सुनने की कोशिश कर रही हूँ। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं थी, फिर भी मौन में बहुत कुछ कहा जा रहा था। वह मौन उनकी वर्षों पुरानी संगति का हिस्सा था, जहाँ शब्दों की ज़रूरत कभी महसूस नहीं हुई। बाड़े के पास पहुँचते ही मिट्टी की जगह अब घास का मुलायमपन पैर महसूस करने लगा। आंगन में मालिक पहले से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी आंखों में वही स्नेह, वही परिचित थकान की पहचान थी। उसने पहले हीरा के पास आकर उसकी गर्दन थपथपाई, फिर मोती के सिर को सहलाया। आज बहुत मेहनत हुई है, उसने धीरे से कहा, पर आवाज़ इतनी मुलायम थी कि वह हवा में घुलकर बस एक स्पर्श बन गई। हीरा ने अपनी आंखें आधी बंद की और उसकी सांसों का रुख धीमा हुआ। मोती ने अपनी पूंछ एक दो बार हिलाई और फिर हल्की सी फूंक छोड़ी, जैसे किसी भार से राहत मिली हो। मालिक ने लकड़ी की बाल्टी से पानी निकाला और दोनों के सामने रखा। जब पानी ज़मीन पर गिरा, हुसी में नदी, तो उसकी ध्वनि मिट्टी से मिलकर एक ठंडी लहर छोड़ गई। उन्होंने बारी बारी से पिया, हर घूंट में दिन भर की तपिश घुलती चली गई। हीरा ने सिर उठाकर मोती की ओर देखा। वह कुछ क्षणों के लिए स्थिर हो गया। मोती की आंखों में आज कुछ अजीब गहराई थी। थकान तो हमेशा रहती थी, पर आज उसमें कोई अतिरेक था, कोई मौन कमजोरी जो आंखों के नीचे उतर आई थी। मालिक ने दोनों के शरीर पर नम तौलिया फिराया, जिससे पसीना और मिट्टी उतरने लगी। उनके शरीर पर से उठती गर्मी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। फिर उसने दोनों के आगे ताज़ी कटी घास डाली। घास में गुड़ की हल्की महक मिली हुई थी। हीरा ने धीरे धीरे खाना शुरू किया, लेकिन मोती ने बस दो मुँह लगाए। उसकी सांसें लंबी हो चली थीं। मालिक ने देखा पर कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि बल को शब्दों से नहीं, विश्राम से ताकत मिलती है। वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर अपने घर के भीतर चला गया। रात का समय फैलने लगा था। आकाश अब पूरा नीला नहीं था, गहरा स्याह हो चला था। तारों के छोटे छोटे बिंदु उसमें जगमगाने लगे थे। बाड़े के पास से गुजरती हवा अब ठंडी थी और उसमें कहीं दूर के खेतों से आती हरी ताजगी घुल रही थी। हीरा ने अपनी सांस खींची और महसूस किया कि दिन भर की मेहनत अब किसी कोमल शांति में बदलने लगी है। मोती बगल में लेट चुका था, उसका सिर जमीन पर था और उसकी आंखें आधी बंद थी। हीरा उसके पास आया और चुपचाप अपनी गर्दन उसकी गर्दन से सटाई। ये हल्का सा छूना किसी शब्द से कहीं अधिक गहरा था। मोती के शरीर से उठती गर्मी में अब ठंडक मिलकर किसी संतुलन की तरह फैल रही थी। पास पहुंचती और फिर लौटती। आसपास सब धीरे धीरे स्थिर हो गया था। कहीं कोई हिलजुल नहीं थी, बस झिंगुरों की लय चल रही थी, धीमी, एक समान, लगातार। जब हवा ने मोती के माथे पर पड़ी मिट्टी को छुआ तो वह फिसल गई।
वह शायद आधे स्वप्न में था, नींद और जाग के बीच का वह पल जब शरीर विश्राम में जाता है पर मन अब भी कुछ सुन रहा होता है। थकेपन की उस गंध को महसूस किया जो शाम में मिट्टी, पसीने और घास की महक से मिली हुई थी। उसी गंध में उसका और मोती का पूरा जीवन था। इतने बरसों की संगति, सैकड़ों खेतों की जोत, बरसातें, गर्मियाँ और सुबहें सब उसी महक में दबे पड़े थे। तभी हवा में हल्की चिड़ियों की आवाज़ आई। वे दिन के आखिरी झुरमुट से अपने बसेरों की ओर लौटियों की उड़ान के साथ कुछ पंख हवा में गिरे और फिर वहीं थम गए। आंगन में शांति अब और गहरी हो गई। पेड़ की डालियां भी स्थिर हो चली। अब सिर्फ बैलों की धीमी सांसों की लय बाकी थी। वह लय ऐसी थी कि लगता था मानो धरती खुद सो रही हो। धीरे धीरे वह लय भी धीमी पड़ने लगी, जैसे हर सांस किसी गहरी नदी में उतरती जा रही हो। हीरा अब लेट गया। मिट्टी ठंडी थी और उसमें दिन भर की थकान के लिए बड़ी सहज जगह थी। उसका बदन जैसे उस धरती में मिलकर बोझ उतारने लगा। उसने फिर एक बार मोती की ओर देखा। मोती पूरी तरह शांत था। उसके बदन की धड़कन अब बहुत हल्की थी। उसकी आंखें पूरी तरह बंद हो चुकी थीं। वह नींद में डूब गया था। वह नींद जो श्रम के बाद मिलती है और जो किसी दवा से नहीं बल्कि अपने कार्य की पूर्णता से आती है। हीरा की आंखें भी थकान से भारी हो गईं। उसके भीतर कोई शब्द नहीं था, कोई विचार नहीं था, सिर्फ शांति थी। उसने अपनी सांस छोड़ी और हवा ने उसे धीरे से चारों ओर फैला दिया। खेतों की मिट्टी, दूर फैली नमी, आकाश के तारों की चमक, सब में मानो वही एक सांस समा गई। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। बाड़े के बाहर सिर्फ पेड़ों की परछाइयाँ थीं। चांद घटा बादलों के बीच से झांककर उनके शरीरों पर पड़ता हल्का सफ़ेद आभा जैसा। कहीं दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई, फिर विसर गई। फिर सब मौन। उस मौन में हीरा और मोती एक दूसरे के पास पड़े रहे, जैसे दो आत्माएं जो जीवन की थकान से मुक्त होकर धरती की गोद में विश्राम पा चुकी हों। हवा चलती रही, धीमी, ठंडी और स्थिर। खेतों की गंध के साथ बाड़े के भीतर वो फैलती रही, दीवारों से टकरा कर लौटती रहीं। दोनों बैलों की गलों की घंटियाँ बहुत हल्के से आपस में टकराईं, बस इतनी कि कानों को छू जाए। वह एक लोरी बन गई। न तो किसी इंसान ने गाई, न किसी वाद्य ने बजाई, पर फिर भी वह हर दिशा में सुनाई दी, जैसे पूरी रात उस लय में डोलने लगी हो। उसी मृदुल आलोक में, उसी मिट्टी की नींद में हीरा और मोती दोनों अपने भीतर की गहराई में उतर गए, जहाँ दिन का कोई बोझ नहीं था, जहाँ सिर्फ शांति थी, अविचल, असीम और स्नेह से भरी हुई। सुबह की पहली किरण जब मिट्टी पर गिरी तो उसने अपने साथ रात भर की नमी और शीतलता को धीरे धीरे समेट लिया, और उस धुंध के भीतर कहीं पर पक्षियों के पंखों की आहट सुनाई देती थी। बाड़े के भीतर घास की नरम गंध के बीच हीरा और मोती खड़े थे। हीरा ने सिर ऊंचा किया। उसकी आंखों में वही स्थिरता और शांति थी जो हर सुबह होती थी, पर आज मोती कुछ अलग था। उसका शरीर भारी लग रहा था और उसकी चाल में जो लय पहले होती थी वह जैसे कहीं छूट गई थी। उसने अपने पिछले पैर को हौले से उठाया, पर अगले ही क्षण उसे ज़मीन पर रख दिया। हीरा ने उसकी ओर देखा, कुछ देर तक स्थिर। उसके अनुभव ने बिना शब्दों के कह दिया कि कुछ सही नहीं है। मोती ने भी उसकी दृष्टि में वही समझ पा ली, पर उसने सिर हिलाया जैसे कह रहा हो कि सब ठीक है। हवा में अब भी ओवासोस की महक थी, पर उसमें हल्की थकावट का स्वर खुल चुका था। मालिक ने बाड़े का दरवाज़ा खोला और पुकारा, चलो सवेरे जल्दी खेत पहुंचना है। दोनों बैलों ने उसकी आवाज़ सुनी। हीरा आगे बढ़ा, उसके पीछे धीमे कदमों से मोती चला। रास्ते में मिट्टी अभी भी ठंडी थी। वह उनके खुरों से दबती तो भी कोई आवाज़ नहीं करती, जैसे वह खुद भी उनसे सहानुभूति रख रही हो। पूरी प्रकृति उस सुबह कुछ धीमी लग रही थी। पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाट लाए में तो थी, पर उसमें भी कुछ विराम था, जैसे हवा भी यह समझ रही हो कि आज का दिन थोड़ा अलग है। हीरा चलते हुए बार बार मोती की ओर देख लेता। मोती के गले की घंटी की आवाज़ पहले से कुछ धीमी थी। उसमें अब वह चमक नहीं थी,
जो रोज होती थी। खेत पहुंचते पहुंचते सूरज का पीला गोला उग चुका था। आकाश के कोने कोने में हल्का नारंगी रंग बिखरा था। मिट्टी की परतें धूप को सोखती जा रही थीं। मालिक ने हल बांधा और पुकारा। मोती ने चूहे के नीचे अपना सिर डाला, हल्की सी झिझक के साथ, पर किसी विरोध के बिना। हीरा उसकी ओर झुका, जैसे किसी मौन सहारे की तरह। जब जुआ कस गया तब उनके सिर कुछ क्षणों के लिए एक दूसरे से टकराए। यह किसी संकेत जैसा था, एक मौन वादा की जो भी सामने आए दोनों साथ झेलेंगे। हेल चलना शुरू हुआ। मिट्टी का पहला सिरा टूटा और उसकी खुशबू चारों ओर फैल गई। वह खुशबू थकान के बीच भी जीवन का आभास दे रही थी, पर आज गति धीमी थी। हीरा अपनी पूरी शक्ति से खींच रहा था, जबकि मोती ने जितना संभव था अपनी गति बनाए रखी। उसके हर कदम के बाद थोड़ी सांस भारी पड़ती। हीरा ने यह महसूस किया। वह थोड़ा आगे झुका और हल की रस्सियों का बड़ा हिस्सा अपने कंधे पर ले लिया। उसे यह करने की आदत नहीं थी, पर आज किसी सोच की आवश्यकता भी नहीं थी। बस जैसे उसकी आत्मा जानती हो कि उसे यही करना है। दिन धीरे धीरे बढ़ने लगा। हवा का ताप मिट्टी की गंध के साथ मिल रहा था। पहले जो थकान बस मोती की देह में थी, अब वह वातावरण में उतर आई थी। यह थकान दुख की नहीं, किसी गहरी करुणा की थी। खेत के पार बैठी चिड़ियां भी अब वही लय गा रही थीं, पर उसमें कुछ नरमी आ गई थी। समय थमसा गया था। हल चल रहा था, पर हवा स्थिर थी। हर आवाज़ में एक मधुर मौन था। कभी कभी मोती रुक जाता। उसकी सांस बहुत गहरी होती, जैसे धरती की गहराई से उठ रही हो। हीरा उस समय भी आगे नहीं बढ़ता। उसकी सांसें भी उसी लय में आ जाती। मालिक यह देखता, फिर हल्के से बोल उठता, आराम कर लो, फिर धीरे चलना। उसकी आवाज़ में आज किसी हिदायत की कठोरता नहीं थी, बस अपनापन था। थोड़ी देर में मोती वापस चल पड़ता। हीरा और वह फिर हल की दिशा पकड़ लेते। धरती की सतह पर जूते और हल के निशान मिलकर एक लय बनाते। ऊपर धूप तेज हो रही थी, पर हवा का छूना अब भी ठंडा था। खेत की महक और थकान एक हो चुकी थी। हीरा को कभी कभी पिछली गर्मियों के दिन याद आते, जब मोती उससे ज़्यादा आगे चला करता था। जब उसकी चाल में जोश होता, माथे पर चमकती पसीने की बूंदें धूप में मोती बन जाती। शायद इसलिए ही उसे यह नाम मिला था। अब वहीं मोती शांति से धीमे कदमों से बस चल रहा था। वह किसी शिकायत के बिना हर बोझ को स्वीकार कर रहा था। उसकी आंखों में कोई बेचैनी नहीं थी, बस गहराई थी, जैसे उसने थकान के भीतर कोई स्थिर सत्य पा लिया हो। जब मालिक ने कुछ देर के लिए हल रोका तो दोनों बैलों को खेत के किनारे की छाया में खड़ा किया। वह झोले से थोड़ा पानी निकाला, दोनों को पिलाया। हीरा ने पानी पिया और गर्दन झटका। मोती ने धीरे धीरे लंबी सांस ली और अपना सिर नीचे कर लिया। मालिक ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और वहीं थोड़ी देर बैठ गया। उसकी उंगलियां बैल की गर्दन पर टिक गईं। वह कुछ नहीं बोला, क्योंकि शायद दोनों ही एक जैसी थकान समझ रहे थे। वह जो सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। थोड़ी देर बाद जब काम फिर शुरू हुआ तो हीरा ने पूरी कोशिश की कि मोती को ज़्यादा भार न उठाना पड़े। उसकी देह अब तनकर चलने लगी थी। मोती उसके सहारे पर भरोसा किए आगे बढ़ रहा था। यह भरोसा किसी भय से नहीं, बल्कि ऐसे विश्वास से उपजा था जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। खेत के ऊपर बहती हवा अब धीमी करुणा से भरी लग रही थी। वह इन दोनों की चारों ओर ठहर सी गई थी, जैसे कोई मौन प्रार्थना हो। सूरज अब मध्य में पहुंच गया था। मिट्टी की परतें गर्म होने लगी थी। दोनों बैलों के शरीर चमकने लगे थे, पर फिर भी उनका काम रुकता नहीं था। हीरा अपनी आंखों से मोती की गति मापता, फिर उसी के अनुसार अपने कदम रखता। दोनों की चाल अब मानो एक ही सांस में बंध गई थी, धीमी, थकी हुई पर अटूट। जब दिन ढलने लगा तब हवा में फिर वही ठंडक लौट आई। खेत के कोने पर खड़े पेड़ के नीचे अब लंबी छाया गिर रही थी। काम आज कम हुआ था, पर उसका अर्थ कहीं अधिक गहरा था। जब हल को एक ओर रख दिया गया तब मालिक ने कुछ देर तक दोनों को देखा। उसने देखा कि उनके बीच किसी शब्द की आवश्यकता नहीं थी, बस साथ चलने की एक लय थी,
जिसे कोई बाहरी शक्ति तोड़ नहीं सकती थी। वह बोला, बस आज के लिए इतना काफ़ी है, और अपनी छड़ी किनारे रख दी। दोनों बैलों ने हल्के हल्के कदमों से खेत की मिट्टी पर अपनी आखिरी चाल चली। उनकी घंटियों की आवाज़ अब एक लोरी जैसी लग रही थी, एक धीमी स्थिर ध्वनि जो हवा के साथ बह गई। तब आकाश में धूप का आखिरी रंग बचा था। खेत थक कर सो रहे थे और हवा में घास की ताजगी घुल गई थी। हीरा ने एक बार फिर मोती की ओर देखा। उसके कदम अब कुछ और धीमे हो गए थे। वह उसके पास आया, फिर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला। वह साथ ऐसा था जैसे कोई नदी अपने किनारे के साथ बह रही हो, शांत लेकिन गहराई में असीम। गांव के पास पहुंचते पहुंचते सूर्य पूरी तरह डूब गया। मिट्टी पर ठंडक उतर आई थी। हर दरार, हर पत्ती में अब दिन भर की मेहनत की शांति बस गई थी, और हवा में वह अनसुना संगीत तैर रहा था, करुणा और मौन का एक संयमित संगम जो जीवन से कहीं अधिक सच्चा, कहीं अधिक स्थायी था। सूरज सिर के ऊपर पहुंच चुका था और खेतों पर अब कोई चलती छाया नहीं बची थी। मिट्टी की परतें गर्म थी, हल्की रेखाएं सूखने लगी थीं, और हवा में थकान की एक हल्की महक थी। खेत के किनारे खड़ा मालिक अपने कपड़े की पगड़ी से माथे का पसीना पोंछ रहा था। उसने बैलों की ओर देखा। हीरा अब भी दृढ़ खड़ा था, मगर मोती के कदम कुछ रुक रुक से रहे थे। उसकी सांसें हर बार थोड़ी भारी होती, और पल के झपकने में भी मानो ताकत लगती। खेत की लय में अब एक सूक्ष्म ठहराव आ गया था। मालिक ने हल वहीं रखा और हाथ उठाकर संकेत दिया, बस अब थोड़ा आराम कर लो। हीरा ने जैसे इस आदेश की प्रतीक्षा ही की हो, हल चलाना बंद किया और धीरे से सिर झटका। मोती ने सिर ऊपर उठाया और एक लंबी सांस खींची। धूल, धूप और श्रम का मिश्रण, उनकी गलों की घंटियां अब थकी हुई आवाज़ में बज रही थीं, जैसे किसी पुराने गीत का अंतिम सुर। मालिक ने उन्हें रस्सी से हल्की से मोड़ते हुए कहा, नदी किनारे चलो। खेत की लकीरों से हटकर वे दोनों धीरे धीरे चलते हुए उस रास्ते पर बढ़ीं जो गेहूं के खेतों के बीच से निकलकर नदी की ओर जाता था। रास्ते में मिट्टी फीकी होकर मुलायम हो गई थी। हवा में अब ठंडक घुलने लगी थी। पेड़ों की कड़ी शाखाएं ऊपर से सूरज की रोशनी को रोक रही थीं, और नीचे चिड़ियों की छोटी छोटी आवाज़ें फैल रही थीं। हीरा आगे आगे चल रहा था। मोती पीछे से आता हुआ उससे थोड़ी दूरी पर था। उसकी चाल में अब वह फुर्ती नहीं रही थी, लेकिन उसका संतुलन अब भी सुंदर था, जैसे थकान भी उसका एक हिस्सा बन गई हो। दोनों के बदन पर पसीने की परत चमक रही थी, पर धूप की तपिश अब कम हो रही थी। उनके हर कदम के साथ उनके गलों की घंटियां एक नींद भरी स्वर में गूंज रही थी। नदी दिखने लगी, धीमी, स्थिर, निःशब्द। उसका पानी किसी शीशे की तरह था जिसमें ऊपर के पेड़ों की परछाइयां धीरे धीरे हिल रही थीं। किनारे पर वही पुराना पीपल का पेड़ था जिसके नीचे हमेशा ठंडी छाया रहती। कई बार पहले भी दोनों वहां आराम कर चुके थे। आज भी जब वे वहां पहुंचे तो मालिक ने उन्हें उसी छांव के नीचे खड़ा किया, अपनी लाठी मिट्टी में गाड़ दी और खुद घास पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें मूंद ली और हवा की ठंडक को सांस में भर लिया। उसकी थकान जैसे उसी हवा में विलीन होने लगी। थोड़ा पानी पिया और फिर उसी जगह ठहर गया। उसकी सांसें अब थोड़ी धीमी थी। मोती ने कुछ देर तक नदी को देखा, बहुत देर तक, जैसे उस बहाव के भीतर कुछ ढूंढ रहा हो। फिर उसने अपने मुंह को पानी में डुबोया, मगर कुछ क्षणों के लिए नहीं, काफ़ी देर तक उसके नथुने के पास बुलबुले उठे, फिर फूट गए और वह स्थिर खड़ा रहा। हीरा ने उसे देखा। उसकी आंखों में प्रश्न नहीं था, बस प्रतीक्षा थी। वह जानता था कि मोती ऐसा पहला बार नहीं कर रहा, मगर आज का ठहराव पहले जैसा न था। यह कुछ लंबा, कुछ भारी था। हवा ने पेड़ों की पत्तियों को थोड़ा हिलाया और उस हलचल से जैसे पूरा वातावरण सांस लेने लगा। नदी के ऊपर एक बगुला उड़ा, फिर लौट आया और पानी की सतह पर उतर गया। हीरा अब भी खड़ा था, उसका शरीर छाया में ढका था। उसने अपने एक पैर को थोड़ा मोड़ा, फिर सीधा किया। उसके भारी शरीर की रेखाएं धीरे धीरे ढलक रही थी। उसकी आंखों में कोई बेचैनी नहीं थी, सिर्फ शांति, जिसे देख कोई कह ना पाए कि वह सोच रहा है या कुछ महसूस कर रहा है।
मोती ने आखिर सिर उठाया। पानी उसके मुंह से टपकता हुआ नीचे मिट्टी में मिलता गया। उसकी सांसें भारी थीं, पर उनके भीतर एक अजीब सहजता थी, जैसे उसने थोड़ा आराम पा लिया हो। नदी अब भी वैसी ही थी। धार बहुत धीमी थी, लगभग ठहरी हुई। पेड़ों की छाया में हवा कभी आती, कभी गायब हो जाती। मालिक ने घास से उठकर दोनों को देखा। उसके चेहरे पर चिंता की एक झलक गुजरी, मगर तुरंत गायब हो गई। उसने अपने झूले से थोड़ा चारा निकालकर पास रखा। हीरा ने धीरे से खाना शुरू किया, हल्क और के बीच लंबा अंतराल। मोती ने उसकी ओर देखा, लेकिन खुद खाने की ओर नहीं गया। उसने अपनी गर्दन झुकाई और मिट्टी पर अपना चेहरा टिकाया। उस पल में एक गहरी शांति उतर आई। कहीं कोई आवाज़ नहीं थी, ना पक्षियों की, न हवा की, सिर्फ नदी का सूक्ष्म बहाव, बहुत नीचा, बहुत नम। उस ध्वनि में एक लोरी जैसी थकन थी। हीरा ने अपना पंजा थोड़ा आगे बढ़ाया, जैसे मोती से दूरी घटाने का प्रयास कर रहा हो। दोनों के बीच अब कोई शब्द नहीं थे, पर जो मौन फैला था वह किसी संवाद जैसा था। यह संवाद बोला नहीं गया था, पर महसूस किया जा सकता था। हरी घास की हर पत्ती, नदी के हर बुलबुले और हवा की हर लहर के साथ। कुछ देर बाद मोती ने अपना सिर उठाया। सूरज की किरणें अब पेड़ों की जालियों से छनकर पानी पर गिरने लगी थी। वह उन किरणों को देखता रहा और उसकी आंखों में मानो कोई पुरानी याद चमक उठी। शायद उसे कोई बीता वक्त याद आया, कभी पहले के दिनों की मिट्टी, हल्की बरसात, या खेत के बीच हीरा के साथ कोई दोपहर। वह बहुत देर तक उस रोशनी को देखता रहा। फिर उसने धीरे से सांस छोड़ी। हीरा ने अपना सिर झुकाया और अपने सींग का सिरा मोती के कंधे से हल्का सा लगाया। यह स्पर्श शब्दों से अधिक प्रभावी था। यह किसी वादा करने जैसा नहीं, बल्कि किसी वादा निभाने जैसा था। मोती ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके शरीर की हर थकान जैसे उसी छाया में फैल गई। मालिक ने गहरी सांस ली और हवा में हाथ घुमाया, जैसे उस सन्नाटे को महसूस करना चाहता हो। उसके मन में एक अजीब सी करुणा उठी, पर उसने उसे शब्द नहीं दिए। उसने बस धीरे से कहा, चलो अब वापस चलते हैं। उसकी आवाज़ जैसे हवा में फिसलकर नदी के पार खो गई। दोनों बैलों ने धीरे धीरे सिर उठाए। नदी की सतह पर उनकी परछाइयाँ हिलने लगी। सूर्य अब थोड़ा ढलने लगा था। मोती चलने को तैयार हुआ, मगर उसकी चाल अब और धीमी थी। हीरा उसके पास था, उसकी गति पर ध्यान रखता हुआ। वे दोनों साथ साथ चले, जैसे कोई अदृश्य धागा उन्हें बांधे हों। उनके गलों की घंटियाँ अब अलग अलग नहीं बज रही थीं, बस एक संयुक्त धीमी गूंज जो हवा में लहर बनकर बह गई। रास्ते में लौटते हुए पक्षी उड़ रहे थे, कुछ पेड़ों की ओर, कुछ आकाश की ओर। दूर खेतों में जली लकड़ियों से धुआं उठ रहा था। हवा में अब हल्की नमी थी, पर उस नमी के भीतर एक कोमल उदासी थी। यह उदासी दुख नहीं, बल्कि एक स्थिरता थी। वह एहसास जो श्रम, साथीपन और समय के थम जाने से उपजता है। मोती कभी कभी रुकता, फिर आगे बढ़ता। हीरा हर बार उसके साथ उस विराम को साझा करता। वे दोनों उस दिन जैसे चल नहीं रहे थे, वे बह रहे थे, उसी नदी की तरह, धीरे, मौन और स्वयं में लिपटे हुए। जब नदी की गंध पीछे छूट गई, तब भी उनके शरीर पर उसकी ठंडक बनी रही। खेत का रास्ता अब खाली था। सूरज अपने आखिरी रंग छोड़ रहा था। दोनों बैलों के बदन पर पड़ती रोशनी किसी पुराने चित्र जैसी लगती थी। मेहनत और स्नेह से बुनी हुई तस्वीर, और बीच में वह हल्की सी हवा जो हर चीज़ को जोड़ती जा रही थी, जैसे किसी अदृश्य कथा का अंत जिसमें शब्द नहीं, बस अनुभव का भार था। समय सचमुच ठहर गया था, पर उस ठहराव में ही सब बह रहा था। आवाज़ें, हवा और वह मौन स्नेह जो किसी अल्प बोल में अमर होता है। सूरज अब उतना ऊंचा नहीं रहा था। उसकी किरणें खेतों की मिट्टी पर झुककर जैसे दिन के थक चुके शरीर को सहला रही थीं। हवा हल्की थी, पर उसके भीतर दोपहर की तपिश अब भी जीवित थी। दूर तक फैले खेतों में सोने से झलमलाती फसलें हिल रही थीं। हीरा और मोती अपने काम में अब भी लगे हुए थे, पर आज की गति कुछ अलग थी। सुबह जो हल्की तत्परता उनके कदमों में दिखाई देती थी, अब वह बदल गई थी। मोती के कदम अब भारी थे।
उसके सिर का झुकाव पहले से थोड़ा और नीचे चला गया था। उसकी पूंछ जो हमेशा थोड़ा लहराती रहती थी, अब बस बीच बीच में हिलती, जैसे भूल जाती हो कि उसे क्या करना था। हीरा उसे देखता रहा। उसके भीतर किसी गहरी समझ का कंपन उठ रहा था। उसने बहुत दिन देखे थे, बरसात की नमी, गर्मियों की लू, ठंड की कड़क हवाएं, पर इस तरह की थकान किसी मौसम की नहीं होती। यह कुछ और थी, कुछ जो शरीर से ज़्यादा भीतर तक उतर जाती है। हीरा के अपने खुर मिट्टी में वैसे ही धंस रहे थे, पर उसकी आंखें बार बार मोती के चेहरे पर ठहर जाती। हर बार उसे देखता उसकी सांस कुछ तेज़ होती, मगर शब्दों का कोई रूप नहीं लेती। उसकी मन मिट्टी में बस एक मौन फैल रहा था, जो दिन भर की धूल से कहीं गहरा था। धीरे धीरे जब सूर्य आधा रास्ता तय कर चुका था, तो खेतों में काम की लय भी धीमी हो गई। हल की रस्सियाँ अब उतना तीव्र बोझ नहीं मांग रही थीं। बैलों की गलों की घंटियाँ अब छिटपुट स्वर में बज रही थीं, वह भी बीच बीच में। मोती रास्ते की हर ढलान पर थोड़ा रुकता, फिर कुछ सोचकर खुद को आगे बढ़ाता। उसकी आंखों के पास की चमड़ी अब ढीली लगने लगी थी। उसकी सांसों की आवाज़ में एक खिंचाव सा था, जैसे हर सांस उसे याद दिला रही हो। और कितना आगे। मालिक खेत के किनारे किसी पेड़ की जड़ में बैठा कुछ सोच रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं, पर वह जानता था कि प्रकृति में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसे बस देखा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। उसने अपना हाथ माथे पर रखे बिस्तरनुमा कपड़े से सूरज की चमक से आंखें ढकीं और गहरी सांस ली। वह दृश्य उसके सामने था। दो आत्मीय साथी, जिनकी लय आज पहली बार भिन्न हो गई थी। गांव से कुछ बच्चे खेतों की ओर दौड़ आए थे। वे आपस में खेलते हुए दूर से ही बैलों को देखने लगे। देखो, हीरा भी कितना मजबूत है, एक बोला। हाँ, लेकिन मोती अब बूढ़ा हो गया है ना, दूसरे ने कहा। उनकी आवाज़ें हवा में ऐसे तैर रही थीं जैसे कोई पुरानी कहानी फुसफुसाई जा रही हो। उन मासूम आवाज़ों की मिठास में भी एक सच छिपा था, और वह सच हीरा की कानों तक पहुंचता जा रहा था। उसने सिर उठाया। दूर तक खेतों के किनारे आकाश की ओर देखा। धूप अब सुनहरी नहीं रही थी, उसमें एक हल्की पीली परत उतर आई थी, जैसे दिन के शरीर से उजाला निकल रहा हो। मोती अब कोशिश कर रहा था कि अपनी चाल सुधारे, पर हर कुछ कदम पर उसके पैर लड़खड़ा जाते। हीरा ने अपनी गर्दन उसके करीब ला दी और एक बार फिर अपने शरीर का बोझ थोड़ा और अपने ऊपर खींच लिया। यह सहारा इतना कोमल था कि शब्द ना होने पर भी साफ महसूस होता था। दोपहर का ताप अब उतर चुका था। हवा खेतों के बीच बहती और गेहूं की बालियां धीरे धीरे दाएं बाएं झूलती। उस हवा में एक शब्दहीन करुणा थी, जैसे वह सिर्फ इन दो प्राणियों को समझ रही हो। एक क्षण ऐसा आया जब मालिक ने हल रोका और दोनों बैलों को बंधन से मुक्त किया। वह स्वयं स्थिर खड़ा रहा, शायद समझना चाहता था कि क्या अब भी काम पूरा किया जा सकता है या अब रुका जाए। हीरा ने बूझ लिया कि मोती के भीतर कुछ थम गया है। उसने सिर झुकाकर मिट्टी सूंघी, फिर धीरे से सांस छोड़ी। उसकी आंखों में अब कोई थकावट नहीं थी, सिर्फ एक गहराई थी। वह शांत स्थिर भावना जो तब जन्म लेती है जब कोई अपने ही साथी के भीतर परिवर्तन महसूस कर लेता है। मोती खेत के किनारे चलकर जाकर खड़ा हुआ। वहाँ ज़मीन थोड़ी ठंडी थी और उस पर घास की हल्की परत थी। हवा उसके गले की घंटी से टकराई तो एक बार वह बजी, इतनी मध्यम की जैसे कोई स्मृति बोल उठी है। उसकी आंखें कहीं दूर टिक गईं। वह चुपचाप आकाश को देख रहा था, जिसमें अब पक्षियों के झुंड घर लौटने लगे थे। उसके पास जाकर खड़ा हो गया। दोनों एक दूसरे के इतने नज़दीक थे कि उनके शरीर की गर्मी एक साथ मिल रही थी। कोई आवाज़ नहीं थी, कोई हिलजुल नहीं। मोती की आंखें अब भी आकाश की ओर थीं, जैसे वह कुछ महसूस कर रहा हो, कोई ऐसे संकेत जो शब्दों में नहीं उतरते। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा। खेतों की मिट्टी अब नारंगी हो चली थी। गेहूं के खेतों पर पड़ती रोशनी किसी शांत चित्र जैसी लग रही थी। दूर बच्चों की हंसी अब बहुत हल्की सुनाई देने लगी थी, जैसे वह हवा के पार से आ रही हों। पेड़ों से गिरते पत्ते उसी मौन में शामिल हो गए और हवा के साथ मिट्टी पर
उतर गए। मालिक कुछ देर तक दोनों को देखता रहा। उसकी आंखों में एक अपूर्व मिश्रण था, थकान, स्नेह और एक अनसुलझा प्रश्न की समय किसी के भीतर इतने चुपचाप कब बदलाव ला देता है। उसने न कुछ कहा न संकेत किया। खेतों का पूरा दृश्य अब जैसे ठहर गया था। हल किनारे पड़ा था, मिट्टी उल्टी पड़ी थी, बैल स्थिर थी, हवा स्थिर थी, केवल समय चल रहा था, बहुत धीरे, बहुत नरम। मोती ने फिर एक बार सिर झुकाया, जैसे अपनी सारी शक्ति एक क्षण में समेट ली हो। उसका शरीर अब शांत था। आसपास की हर चीज की गति उसके भीतर के मौन से टकराकर मिट रही थी। हीरा ने एक बार फिर उसकी ओर देखा। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। उन आंखों में कोई शब्द नहीं थे, बस स्मृतियां थीं। उनके साथ बीते वर्षों की राहें, फसलों की खुशबू, बारिशों के बाद की मिट्टी की चमक और उन सभी शामों की योरियां जो अब किसी धीमी हवा में खो गई थीं। वह मौन अब किसी शोर से गहरा था। खेतों के ऊपर पक्षियों के लौटते झुंड की परछाइयां गिरती रहीं। धूप और छाया एक साथ बहते रहे। धीरे धीरे सूर्य के नीचे झुकते ही दोनों की परछाइयां मिट्टी पर लंबी खिंच गईं, जैसे समय उनका स्वरूप किसी पुरानी कथा में दर्ज कर रहा हो। हीरा ने अपनी पूंछ एक बार हिलाई, अपने शरीर की ओर देखा, फिर उस हवा की ओर जिसने सूरज की आखिरी गर्मी को बुनकर मिट्टी पर रख दिया था। मोती शांत खड़ा रहा, किसी आभास के भीतर, किसी ऐसे संकेत में जो आवाज़ों से परे था। उसके चारों ओर सब कुछ जैसे किसी अदृश्य संवाद में बंध गया था। हवा, रोशनी, मिट्टी, खेत और वह गहरी सांस जो पृथ्वी खुद छोड़ रही थी। शाम अब पूरी तरह उतरने लगी। मालिक ने रस्सी उठाई, पर कुछ देर तक यूं ही उसे हाथ में थामे रखा। बगैर कोई आवाज़ उसने बस उनके सिर पर हाथ फेरा। यह किसी आदेश का नहीं, किसी आशीर्वाद का स्पर्श था। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनके कदमों की ध्वनि मिट्टी में समाते जा रहे थे। खेतों का मौन अब गहरा होकर धरती की सांस में बदल गया था। मोती की चाल भले और धीमी पड़ गई थी, पर उसके हर कदम के पीछे एक अर्थ था, ऐसा अर्थ जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। हीरा उसके साथ था, उतनी ही नज़दीकी में जितनी दूरी आत्मा और शरीर के बीच होती है। उस शाम सब कुछ किसी रहस्यमय संतुलन में बंधा था। मिट्टी, थकान, धूप और मौन। वह दिन मानो कोई संकेत दे गया था जिसे कोई समझ नहीं सका, पर सब ने महसूस किया, जैसे देखी हुई चीज़ ना दिखे और अनसुनी चीज़ कानों में रह जाए। खेत अपने भीतर उस दिन की आहट को सहेज कर चुप हो गए और हवा के अंतिम पहरों में वह पुराना स्नेह तैरने लगा, बिना शब्द, बिना आवाज़, केवल एक मौन संकेत की तरह। रात जब धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी, आसमान में फैलती नमी से तारे और भी पास लगने लगे थे। हवा में ठंडक का एक मृदु स्वर था और खेतों की मिट्टी अपने भीतर दिन भर की गर्मी को समेटकर अब विश्रांति की मुद्रा में थी। बाड़े के भीतर छोटे छोटे दिए बुझ चुके थे, बस चांदनी का हल्का उजास उन पर टिक गया था। गायें और बछड़े अपनी जगहों पर सिमट गए थे। पेड़ की शाखाओं से मंडराती हवा बार बार उतरकर आंगन को छू लेती, फिर वापस वृक्षों में समा जाती। सब कुछ स्थिर था, एक ऐसा सन्नाटा जिसमें हर चीज़ सांस ले रही थी, मगर कोई आवाज़ नहीं थी। मोती वहीं बाड़े के बीच में लेटा हुआ था। उसका भारी बदन मिट्टी की ठंडी परत पर टिककर जैसे कोई पुराना गीत सुन रहा था। दिन भर का श्रम उसके शरीर में घुल गया था, पर अब उसमें थकान नहीं बल्कि किसी सुकून की शांति थी। उसकी आंखें आधी खुली थीं, उनमें ना बेचैनी थी न दर्द। हल्की धुंधली रोशनी में उसकी पलकें चमक रही थी, जैसे ओस की नन्ही बूंदें उस पर उतर आई हों। उसकी सांसें गहरी थी, धीरे धीरे चलती हुई, जैसे हर सांस के साथ वह जीवन से एक बातचीत कर रहा हो, मूक, धैर्य भरी और अनंत। हीरा उसके पास बैठा था, उतना ही समीप जितना दो आत्माएं एक दूसरे के भीतर हो सकती हैं। उसका सिर झुका हुआ था, आंखें स्थिर। वह कुछ कह नहीं पा रहा था, कुछ समझ पा रहा था, पर उसके भीतर की अनुभूति किसी शब्द की सीमा से बाहर थी। वह बस देख रहा था, मोती का शरीर, उसकी धीमी चालती सांसें, उसका स्थिर चेहरा और उसके भीतर फैलती वह गहराई जो उसे बार बार खींच रही थी।
हवा जब दोनों के ऊपर से गुजरती तो हीरा की नथुने फड़कते और वह मन ही मन मोती की सांसों की लय गिनता। कुछ पल बाद उसने महसूस किया कि उसकी अपनी सांसें भी उसी लय में आ गई थी। बाड़े के बाहर अंधेरे में कहीं दूर से उल्लू की धीमी आवाज़ आई। वह आवाज़ किसी को जगाने की नहीं थी, बल्कि नींद में और गहरा डुबा देने वाली थी। पेड़ों से ओस टपकने लगी थी। छप्पर के ऊपर उसकी बूंदें गिरती और नरम स्वर के साथ मिट्टी में समाती चली जाती। कहीं दूर खेतों से किसी कुत्ते की मध्यम भौंक सुनाई दी। फिर सब कुछ फिर से शांत हो गया। हवा धीरे से बाड़े में दाखिल हुई। उसने मोती की देह को छुआ, फिर हीरा के माथे को, और फिर वापस निकल गई, जैसे किसी अनकहे संवाद को पहुंचाने आई हो। मोती ने हल्की सी हरकत की। उसका सिर थोड़ा एक ओर हुआ और उसके होठों से कोई आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ एक लंबा मध्यम श्वास। हीरा ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई। उसका सिर अब मोती की गर्दन से लग गया। वह नथुनों के बीच उस गर्म हवा को महसूस करने लगा जो मोती के भीतर से बाहर आ रही थी। इस बीच उसकी आंखों के कोनों में नमी उतर आई, पर वह किसी दुख की नमी नहीं थी। यह वह शांति थी जो किसी पुराने संबंध में पनप जाती है, जहाँ कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती, केवल उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। बाड़े के भीतर अब सिर्फ दो ध्वनियाँ थीं, सांसों की लय और बाहर गिरत ओस की टप टप। उनके बीच का मौन इतना गाढ़ा था कि समय वहाँ उपस्थित होने के बाद रुक गया, जैसे घड़ी की सुइयाँ भी वहीं ठहर गई हों। चांद अब पश्चिम की ओर झुकने लगा था। उसकी रोशनी में बाड़े की दीवारें एक दर्पण सी लगने लगी। ओस की बूंदें जमीन पर पड़कर चमकती और फिर मिट्टी में विलीन हो जाती, जैसे जन्म और अंत के बीच का वह क्षण जो न पूरी तरह जीवन होता है न मृत्यु। उसकी थूथन हीरा के पैरों को छू गई। हीरा का शरीर तनकर स्थिर रह गया। उसमें कुछ टूटा, कुछ कांपा। उसने अपनी आंखें झुका ली। उसका गला जैसे सूख गया था, पर उसने कदम नहीं हिलाया। उसके भीतर कोई गहरी तीव्रता उठी थी, पर वह शांत होकर बैठा रहा होती है, क्योंकि वह जानता था यह वह समय नहीं जब उसे कुछ करना चाहिए। यह वह समय है जब बस मौन को साथ देना चाहिए। उसकी आंखें अब मोती पर नहीं, दूर क्षितिज पर टिक गई थीं। वहाँ कोई दृश्य नहीं था, बस अंधेरा। उसी अंधेरे में जैसे वह अपना उत्तर खोजने लगा। धीरे धीरे हवा भारी हो चली। ठंड जमीन से उठकर उनके शरीरों में समाने लगी। मोती की सांसें अब पहले से और धीमी हो गई थीं। वह अब लेटे लेटे बिल्कुल निश्चल था। उसकी आंखें आधी खुली थीं। उनमें आकाश का प्रतिबिंब उतर आया था। तारे चमक रहे थे और उनमें से कुछ उसकी नज़रों की सतह पर झिलमिला उठे। वह दृश्य बहुत शांत और बहुत गहरा था, जैसे कोई नदी अपनी पूरी स्थिरता में अपने किनारों से बात कर रही हो। हीरा ने अपनी आंखों में एक बेचैनी महसूस की। उसने सिर झुकाया और मोती की आंखों के आगे अपना चेहरा रख दिया, जैसे वह उन खुली आंखों को हवा और अंधेरे से ढक लेना चाहता हो। उसकी नाक से सांस की गर्मी मोती के चेहरे पर पड़ी। मिट्टी की गंध, ओस की ठंडक और जीवन का अंतिम ताप सब एक जगह सिमट गए। वह जितनी देर यूं ही खड़ा रहा, उतना ही समय जैसे खोने लगा। रात गहराती गई। खेतों में ओस अब मोटी हो चली थी। उसके कण बाड़े के सीमांत पर छिटक कर सफ़ेद से दिखाई दे रहे थे। दीवारों पर चिपकी नमी अब हवा के झोंके से टपकने लगी थी। दूर कहीं किसी गाय के गले से बहुत धीमी ध्वनि निकली, जैसे कोई पुराना सपना बुदबुदा उठा हो। हीरा ने अपना सिर थोड़ा उठाया, फिर वापस नीचे कर लिया। उसकी आंखें अब भारी थीं, पर उनमें चमक बची थी, एक प्रहरी की चमक जो अपने साथी की शांति पर पहरा दे रहा हो। मालिक अपने घर के भीतर उधर खिड़की तक आया। उसने बाहर देखा। बाड़े में हल्की धुंध थी और उस धुंध में दोनों बैलों के आकार मुश्किल से दिख रहे थे। उसे लगा जैसे वे कोई मूर्तियां हों, शांत, स्थायी, मिट्टी से बनी और उसे ही समर्पित। उसने पल भर को आंखें बंद की, फिर खिड़की बंद कर दी। हवा की सरसराहट अब भीतर नहीं थी, सब फिर शांत हो गया। हीरा अब भी वहीं था, उसी भुजंग जैसे मूर्त स्वरूप में। उसकी आंखें कभी मोती पर टिकती, कभी ऊपर उस असीम आकाश पर जो अब तारों से भरा था।
वे तारे किसी गिनती में नहीं थे, पर हर तारे से जैसे कोई हल्की सी किरण झुककर उनके ऊपर उतर रही थी। उस रोशनी में मोती का चेहरा अब एकदम शांत लगने लगा। वह शांति जो शब्दों से परे है, जो केवल मिट्टी के समान गहरी और पूर्ण होती है। मगर उसका आभास किसी को न हुआ। शायद ऐसा ही होता होगा जब कुछ अंतिम परंतु शाश्वत घटता है, कुछ ऐसा जो दिखाई देता है पर कहा नहीं जा सकता। हीरा की सांसें अब धीमी, लंबी और संतुलित थी। मोती की सांस अब सुनाई नहीं पड़ रही थी। सारी हवा, सारी रोशनी, सारी ओस अब एक ही प्रवाह में बह रही थी, एक अत्यंत कोमल पर अपार लहर की तरह। हीरा ने अपना सिर मोती की गर्दन के पास टिकाया और उसकी आंखें धीरे से बंद हो गईं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, केवल एक विरल कोमलता थी जो न दुख थी न भय, बस अपनापन। ओस की बूंदें दोनों की पीठ पर धीरे धीरे जम रही थी। हवा अब और ठंडी हो गई थी। खेतों के पार नींद से झुकी धरती अपनी करवट बदल चुकी थी। समय सचमुच वहीं ठहर गया था, न आगे न पीछे, बस उस क्षण में जहां मिट्टी, हवा और जीवन एकाकार हो गए थे। सूरज की पहली किरण जब खेतों की झाड़ियों के ऊपर से फिसलते हुए गांव की पगडंडी पर उतरी तो हवा की ठंडक अब भी मिट्टी में समाई हुई थी। पक्षियों की चहचहाट की जगह एक गहरा सन्नाटा पसरा था। बाड़े के भीतर आमतौर पर सुबह होने से पहले ही हलचल शुरू हो जाती थी। गायों की हिलचल, गलों की घंटियों की आवाज़ और मालिक की नींद से उठती थकी हुई पुकारें, पर उस सुबह कुछ नहीं था, सिर्फ हवा का ठहरा हुआ बोझ जो किसी अनकहे भाव की तरह सब जगह फैला था। बाड़े में उसके कतरे दीवारों पर टंगे थे, जैसे रात अपने आंसू वहीं छोड़ गई हो। हीरा खड़ा था, उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें जागने की कोई ललक नहीं थी। उसकी सांसें धीमी थीं और सिर नीचा झुका हुआ था। उसकी देह बड़ी स्थिर थी, जैसे वह अपनी सांसों की गति रोक लेना चाहता हो। उसके बगल में वो पखोसी काले में मिट्टी पर लेटा मोती था, पूरी तरह शांत, जैसे सो रहा हो। पर यह नींद विचित्र थी। उसमें कोई हलचल नहीं, कोई थरकन नहीं। उसकी देह ठंडी और स्थिर थी। उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं और उनमें कोई बेचैनी नहीं थी, सिर्फ एक निर्विकार गहराई जो मानो सब कुछ कह चुकी हो और अब बस मौन रह गई हो। हीरा कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसके भीतर से कोई ध्वनि नहीं निकली, न कोई आह, न कोई कराह। वह बस जमा खड़ा रहा। उसकी आंखें एक ही बिंदु पर ठहरी थी, मोती के चेहरे पर। उस चेहरे पर अब भी वही सुख था जो जीवन की अंतिम सांस में ही पाया जाता है। खेतों की मिट्टी से आती गंध अब भी वैसी ही थी, पर उसमें दर्द का एक बारीक सा स्वाद खुल गया था। बाड़े की दीवारों ने जैसे सब देख लिया था और अब वे भी कुछ न कहना चाहती थी। ओस की बूंदें नीचे गिरने के बजाय वहीं जमी रह गई थी। ठंडी हवा बाड़े के भीतर आने को रुकी थी, जैसे वह भी किसी अनदेखे भय से जकड़ी हूँ। धीरे धीरे सूरज ऊंचा उठता गया और उसकी रोशनी बाड़े की दरारों से भीतर आई। उस रोशनी ने पहले मोती की देह को छुआ, फिर हीरा के चेहरे को। हीरा ने अपनी गर्दन उठाई, सूरज की ओर देखा, फिर वापस नीचे झुक गया। कुछ पल उसके भीतर कोई हल्की सी हलचल हुई, जैसे किसी गहरे जल में बुलबुला उठे और फिर चुपचाप फूट जाए। उसने एक कदम बढ़ाया, फिर रुक गया। उसकी आंखें अब नमी से भर आई थीं, पर वह आंसू मिट्टी तक नहीं पहुंच पाए। वे उसके भीतर ही कहीं रह गए। उसकी सांसें थोड़ी भारी हो चलीं, पर स्वर अब भी मौन था। बाड़े के बाहर से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। वह जल्दी में भागता हुआ गया, पर झांकते ही ठिठक गया। कुछ उस दृश्य में ऐसा था कि बच्चा वहीं थम गया। उसने पीछे मुड़कर आवाज़ लगाई, बाबा देखो ना, मोती जाग नहीं रहा। कुछ ही पलों में मालिक द्वार पर आया। उसने दीवार के सहारे खड़ा होकर पहले बाहर झांका, फिर धीरे धीरे कदम रखते हुए भीतर आया। उसकी चाल बहुत धीमी थी, बिना किसी शब्द के। उसके पाँवों की आवाज़ भी उस मौन को तोड़ नहीं पाई। उसने देखा हीरा खड़ा था और मोती लेटा हुआ। वह दृश्य जैसे किसी पुराने चित्र की तरह था, स्थिर, शांत और गहरे अर्थों से भरा। मालिक पास आया। उसने झुककर मोती की गर्दन पर हाथ रखा। पहली ही छुअन में सब समझ गया।
उसकी उंगलियों से वह ठंडक गुजरी जो किसी अंत के बाद शरीर में रह जाती है। उसने हाथ हटाया, फिर उस सिर को सहलाया जिसे उसने वर्षों तक मेहनत और स्नेह से पाला था। उसकी आंखों में नमी भर आई, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसके होठों का कंपन बस इतना था कि शब्द बनकर मिट्टी में गिर जाएं। उसने सिर झुका लिया और थोड़ी देर तक वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में सूरज की रोशनी पड़ रही थी, पर उसके भीतर अंधकार उतर आया था। हीरा अब भी हिला नहीं था। उसकी आंखें मालिक की हर गति का पीछा कर रही थी, पर उसमें कोई उल्हाना नहीं था। वह समझ रहा था जो घटा है वह शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। वह धीरे से मोती के सिर के पास आया और अपनी थूथन से उसके चेहरे को छुआ। मिट्टी की गंध, वो उसकी ठंडक और अब स्थिर हो चुकी सांस, तीनों का मिश्रण उसकी नथुनों में उतर गया। उसने लंबी सांस भरी, जैसे कुछ अपने भीतर बांध लेना चाहता हो। उसकी आंखों में जो चमक उठी उसमें सब कुछ था, वयोवृद्धता, स्नेह और किसी गहरे बिछोह की स्वीकृति। सैकड़ों बार दोनों ने इस बाड़े में सुबहें देखी थी। कितनी ही बार सूरज की पहली किरण उन पर समान रूप से पड़ी थी, पर आज यह पहली बार था कि प्रकाश केवल एक पर टिका रहा था। हीरा की आंखों में छवि कांप उठी, कल रात की ओस, मोती की सांसों की लय और सुबह की प्रतीक्षा जो अब किसी निष्कर्ष में बदल गई थी। उसने फिर सिर झुकाया और उसके पास जमीन पर बैठ गया। उसकी देह का एक हिस्सा हल्के से मोती को छू रहा था। वह बैठा रहा, स्थिर, जैसे किसी प्रतीक्षा में जो अब कभी पूरी न होनी थी। धीरे धीरे गांव के और लोग भी वहां आ गए। सब उसी दूरी से देखते रहे, किसी ने कुछ नहीं कहा। एक आदमी ने बाड़े की रस्सी धीरे से खींचकर दरवाज़ा थोड़ा खोला ताकि हवा भीतर आ सके, पर हवा अंदर नहीं गई। वह दरवाजे पर ही रुक गई, जैसे उसे भी उस शांति में हस्तक्षेप का भय हो। आसपास कुछ चिड़ियां आ बैठी, पर उन्होंने भी आवाज़ नहीं की। वह सन्नाटा अब सिर्फ बाड़े में नहीं था, वह पूरे गांव के भीतर उतर गया था। मालिक ने झुककर मिट्टी पर हाथ रखा और धीरे से उस दिल की जगह पर कुछ पल हाथ टिकाए रखा जो अब स्थिर था। उसकी उंगलियों से मिट्टी के कुछ कण चिपक गए और उसने उन्हें उठाया नहीं। उसकी आंखें मोती से हटी, फिर हीरा पर ठहर गईं। वह एक ऐसी नज़र थी जिसमें शब्दों से परे कुछ था, जैसे दोनों एक ही शोक में साझेदारी निभा रहे हों। न बोला, उसने बस अपनी आंखें बंद की और सिर को नीचे झुका लिया। उसकी देह पर ठंडी रोशनी का रंग उतर आया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह रोशनी किसी संवाद को वहन कर रही हो। धरती से आकाश तक, मौन से मौन तक खेतों के ऊपर अब सूरज पूरी तरह उगाया था। हवा का रंग बदल गया था, ओस की बूंदें सूखने लगी थीं, पर बाड़े के भीतर अब भी रात का आवरण फैला हुआ था, उस अंतिम सांस का निशान जो मिट्टी की गंध में मिल गया था। हीरा कुछ देर बाद उठा। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे से अपनी गर्दन मोती की ओर झुकाई। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे। वह आकाश की ओर देखता रहा, फिर नीचे पलकें झुकाई। उस दृष्टि में कोई याचना नहीं थी, केवल आभार था उस साथी के लिए जिसने उसके साथ जीवन के हर मौसम में मिट्टी और सूर्य के बीच अपनी शक्ति बांटी थी। आसपास का शोर अब लौट रहा था। दूर खेतों से कोई बैल की घंटी टूंकी, कोई बच्चा हंसा और कहीं पक्षियों ने फिर चहकना शुरू किया, पर हीरा उस आवाज़ों से अलग स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखों में विरह था, पर वह विरह चीत्कार नहीं, संगीत था। वह मौन संगीत जो सिर्फ तब बजता है जब कोई बंधन समाप्त नहीं बल्कि बदलता है। बाड़े के भीतर वह सन्नाटा अब भी था, पर उसमें अब दर्द नहीं बचा था। वह सन्नाटा अब शांति बन चुका था। वह सन्नाटा अब शांति बन चुका था। वह सन्नाटा अब शांति बन चुका था। वह सन्नाटा अब शांति जो धरती अपने सबसे प्रिय को लौटाने के बाद खेतों के किनारों पर हवा अब पहले जैसी नहीं चलती थी। उसमें एक रिक्तता थी, एक अनकहा शब्द जो सुनाई तो नहीं देता पर महसूस होता। सूरज अब भी उसी दिशा से उगता था। मिट्टी से वही सौंधी गंध उठती थी, पर बाड़े के भीतर एक आवाज़ कम हो गई थी। वह घंटी जो हर सुबह दूसरे स्वर में गूंजती थी, अब सिर्फ एक ही स्वर रह गया था, धीमा, लंबा और जैसे अपने साथी की गूंज
खोजता हुआ हीरा पहले से ज़्यादा शांत हो गया था। उसका शरीर तो वही था, पर आंखों में एक स्थायी गहराई उतर आई थी। मोती का शरीर मिट्टी में समा चुका था। गांव के कुछ लोग आए थे। खेत के किनारे पुरानी नीम के नीचे एक गहरा गड्ढा खोदा गया था। सूरज उस समय ढल रहा था और हवा कुछ ठंडी हो रही थी। मिट्टी की परतें जब उस शरीर पर गिर रही थीं, तो कोई आवाज़ नहीं आई है, सिर्फ एक धीमी सांस जो शायद सभी ने महसूस की पर किसी ने बोली नहीं। हीरा दूर खड़ा था। उसकी आंखें उस स्थान से हटे नहीं रही थीं। कंधों पर सूर्यास्त की लालिमा पड़ रही थी। फिर भी उसकी देह पर किसी तरह की हलचल नहीं थी। वह स्थिर था, पर भीतर कुछ टूटता हुआ गूंज रहा था। उस दिन के बाद खेतों में जब हल जोतने का समय आया तो मालिक ने रस्सी उठाई और कुछ देर तक देखता रहा। उसके सामने वही जुआ पड़ा था जिसमें 2 के स्थान बने थे। उसने सूना स्थान देखा और फिर एक क्षण के लिए आंखें बंद की। उसका हाथ कुछ कांपा, पर फिर उसने रस्सी उठाई और हीरा की गर्दन के पास पहुंच गया। वह जानता था यह वही दिन है जो किसी को आगे बढ़ना सिखाता है और किसी को पीछे छोड़ने की पीड़ा देता है। हीरा ने धीरे से सिर झुका दिया। उसने बिना किसी विरोध के जुआ स्वीकार कर लिया और उसकी सांसें पहले जैसी स्थिर नहीं थीं। कोई अनदेखा भार अब उसके भीतर बस गया था। खेत के रास्ते पर जब वह अकेला चला तो उसके पैरों की ध्वनि पहले से अलग थी। 2 कदमों की जोड़ी अब सिर्फ एक लय में सिमट गई थी। रास्ते के हर पेड़ ने, हर मिट्टी के कण ने उस अनुपस्थिति को देखा। हवा चली, मगर उसमें 2 घंटियों का स्वर नहीं था। दूर खेतों में छिपे बगुले उड़ गए। सफ़ेद पंख हवा में फैलकर कुछ क्षणों के लिए चमके, फिर दिखना बंद हो गए। हीरा खेत पहुंच चुका था। हल्का फाल मिट्टी में उतारा गया और उसने अपनी चाल शुरू की। उसकी हर चाल मापी हुई, भारी, फिर भी संतुलित थी, जैसे वह अब सिर्फ खेत नहीं जोत रहा बल्कि किसी स्मृति की यात्रा भी कर रहा हो। उसकी आंखें कभी कभी उस दिशा की ओर चली जाती जहां नीम का पेड़ था, जहां मिट्टी ऊपर से बिल्कुल समतल थी, जैसे निर्जीवता भी सादगी में पल रही हो। वह देखता, फिर वापस छुप जाता। मालिक ने कई बार गौर किया था कि अब उसकी गति और स्वभाव दोनों में बदलाव आ गया था। वह अब चंचल नहीं रहा, ना किसी पुकार पर तुरंत प्रतिक्रिया देता। काम के दौरान उसकी आंखों में एक स्थायित्व आ गया था। उसकी चाल एक अनुभवी साधु जैसी लगती थी। ना जल्दी, ना सुस्ती, बस एक निरंतर बहाव, ऐसे जैसे प्रत्येक कदम किसी पुराने रिश्ते की स्मृति के नीचे गिर रहा हो। दोपहर की गर्म हवा में भी उसकी नथुनी से निकलने वाली सांसें अब ठंडी लगती। खेत की मिट्टी जब टूटती तो उससे उठते धूल के कण उसके शरीर पर जम जाते, पर उसके चेहरे पर कोई बेचैनी का भाव नहीं आता। उसके पास अब शब्द नहीं थे, ना कोई प्रतिक्रिया। उसके भीतर जो कुछ था वह अब मिट्टी, हवा और तपती धूप के साथ घुल गया था। कभी कभी काम के बीच वह रुक जाता। वह रुकाव किसी थकान का नहीं होता, बल्कि जैसे किसी स्मृति की परछाई उसे छूकर गुजर गई हूँ। वह उस क्षण अपनी गर्दन मोड़कर नीम के पेड़ की दिशा में देखता। वहाँ अब कोई आकृति नहीं थी, न कोई बंधन, न कोई आवाज़, बस मिट्टी में एक शांति थी जो लगातार कुछ कहती रहती थी। हवा वहाँ से उठकर जब हीरा की देह से टकराती तो ऐसा लगता जैसे मोती की सांस फिर लौट आई हो। हीरा अब अकेला चलता है। उनके स्वर में कोई दुख नहीं होता, बस अचरज का एक बिंदु होता। मालिक उन बातों को सुनकर चुप हो जाता। उसे मालूम था कुछ चीज़ें शब्दों में सुनाई देती हैं, बाकी समय के साथ बस महसूस की जा सकती है। हीरा का हर दिन अब किसी विधिवत कर्म जैसा था। वह खेतों तक जाता, उगते सूरज को देखता और अपनी आंखें झुका लेता। सूरज की गर्मी अब उसे उतनी नहीं सताती थी। शायद भीतर की चुप्पी ने उसे गर्म और ठंडे दोनों मौसमों से परे कर दिया था। उसकी घंटी अब धीमी टुनक में ही रहती, न ज़्यादा तेज़, ना बिल्कुल मौन। वह स्वरों में मोती की अनुपस्थिति को ढोता था, पर किसी शिकायत के बिना। हल की रस्सियाँ जब उसके कंधे पर पड़ती तो वह बिना किसी हिचक के उन्हें खींच लेता, जैसे किसी अदृश्य हाथ से फिर वहीं भारी जुआ साझा कर रहा हो। खेतों की मिट्टी अब उसका साथी बन गई थी।
वह जब उस पर पांव रखता तो मिट्टी उसके कदमों को थाम लेती, जैसे कहती हो जो चला गया वह इसी में समाया है। बरसात आई तो खेतों की मिट्टी और नरम हो गई। एक दिन हल चलते हुए वह उस नीम के नीचे पहुंचा जहां मोती को मिटाया गया था। वहां की घास अब थोड़ी उगाई थी और मिट्टी को छुटी हुई लगती थी। हवा अचानक कुछ धीमी हो गई। हीरा वहीं रुका और बिना किसी आदेश के अपनी चाल रोक दी। उसकी आंखें नीचे झुकीं और वह कुछ पल स्थिर खड़ा रहा। हल अपने आप रुक गया, रस्सियां ढीली हो गईं, घंटी का स्वर एक बार बजी और शांत हो गई। वह बहुत देर तक उस पेड़ के नीचे खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर उसकी सांसें मिट्टी को सरका रही थीं। उस क्षण समय का प्रवाह थम गया था। आकाश में बादल मंडरा रहे थे और कुछ बूंदें गिर पड़ीं। उन बूंदों ने मिट्टी पर हल्का संगीत रचा, नमी की आवाज़ जो धरती सुनती है जब वह किसी को अपनी गोद में स्वीकार करती है। हीरा ने सिर उठाया। हवा में गंध गहरी थी, मिट्टी, नमी और स्मृति की। वह मन ही मन जैसे उस मिट्टी से बात कर रहा था, पर वह संवाद उतना ही मौन था जितना वह स्वयं था। फिर उसने कदम आगे बढ़ाया और धीरे धीरे खेत की ओर लौट गया। उसकी चाल में अब कोई हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि किसी संकल्प की गरिमा थी। दिन बीतते गए। हीरा की चाल में वह स्थिरता बढ़ती गई जो जीवन की स्वीकृति में निहित होती है। गांव के लोग कहते, अब यह बैल कुछ और ही हो गया है, जैसे सोचता हो, पर सत्य यह था कि वह सोच नहीं रहा था, बस जीते हुए अपनी स्मृति को समेटे चल रहा था। कभी कभी सूरज ढलने के बाद वह उस दिशा में टकटकी लगाए देखता जहां नीम की परछाई लंबी होकर खेत में फैल जाती। उसके चेहरे पर हल्की मिट्टी की परत जम जाती, जिसे वह झटकता नहीं था। शायद उसी मिट्टी में वही गंध थी जो अब उसके भीतर जीवित थी। रात को जब वह बाड़े में लौटता तो उसकी घंटी की टुनक फिर उसी लय में बजती। वह अब एक नहीं, दो की स्मृति लिए बज रही थी। बाड़े में हवा धीरे धीरे चलती, दीवारों से टकराती और जाकर उस पुराने कोने में ठहर जाती जहां मोती पहले लेटता था। हवा और पेड़ तीनों ने हीरा को धीरे धीरे अपने सानिध्य में शांत कर दिया था। उसकी आंखों में अब उस ठहराव की झलक थी जो किसी खोए हुए को विस्मरण में नहीं बल्कि श्रद्धा में रखता है। उसके कदमों में अपनापन था और हर आहट में एक अमिट नाम। वह अब सिर्फ चलता नहीं था, वह चलता रहा, मानो अपने हर कदम से उस स्मृति को जीवित रख रहा हो जो मिट्टी में समा तो गई, पर हवा की तरह हर दिशा में फैली हुई थी। गांव की गलियों पर अब शामें कुछ धीमी उतरती थी। दिन के शोर में जो बारीक सी सरगर्मी होती थी वह अब धूल के साथ कहीं खो जाती और जैसे ही सूर्य पीछे की पहाड़ियों की ओट में चला जाता, हवा एक ऐसी शांति ला देती जिसे सुनना आसान नहीं था, केवल महसूस किया जा सकता था। खेतों से लौटते किसान अपने औजार कांधे पर रखे दूर कहीं से दिखते, फिर घर के मोड़ों में गुम हो जाते। तभी गांव के पूर्वी सिरे की ओर फैले छोटे तालाब के किनारे एक परिचित आकृति देखी जाती। हीरा, उसका विशाल शांत शरीर अब भी मजबूत था, पर चाल में एक गहरी नीरवता आ गई थी। वर्षों बीत चुके थे, मौसम बदलते रहे, खेत हर साल नए बीजों से भरते रहे, पर गांव के लोग कहते थे कि हीरा वैसा ही दिखता है, बस अधिक गंभीर। अब वह दिन में खेतों में बहुत कम जाता था। मालिक ने उसकी उम्र देख उसे कठिन कामों से मुक्त कर दिया था, पर जब सूर्य ढलता, हवा अपने भीतर ठंडक लाती और चिड़ियों की आवाज़ें पीछे छूट जाती, तो हीरा बाड़े से निकलकर उसी दिशा में चल पड़ता जहाँ रास्ते के किनारे तालाब था। वह तालाब जिसके पास से कभी वह और मोती शाम की वापसी में पानी पीते गुजरती थी। तालाब तक का रास्ता अब घास से भर गया था। बरसों से चले पगचिन्ह अब मिट्टी में गहराई तक समा गए थे। हवा में रात रानी का फूल महकता और जल में चांद का प्रतिबिंब धीरे धीरे कांपता लगता। हीरा कभी उस पानी के किनारे पहुंचकर रुक जाता। वह अपने खुरों से मिट्टी को हल्के से कुरेदता, फिर स्थिर खड़ा हो जाता, ज्यों किसी अनदेखी संकेत की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसका चेहरा ऊपर उठा होता, आंखें आकाश पर टिक जाती। वह अनगिनत तारों में वह कुछ खोजता, शायद वही चमक जो मोती की आंखों में झिलमिलाती थी।
गांव के लोग कई बार उसे वहां खड़ा देखते। बच्चे आपस में फुसफुसाते, वह फिर से अपने दोस्त से मिलने आया है, और बड़े लोग मुस्कुरा देते। कुछ बुजुर्ग चुप रह जाते, क्योंकि वे जानते थे कि रिश्तों का एक रूप ऐसा भी होता है जो शब्दों से परे जीता है, जिसे केवल निहारना होता है, छूना नहीं। एक रात तालाब के किनारे हवा बहुत धीमी चल रही थी। चांद पूरा था और खेतों की मिट्टी की गंध हवा में बसी थी। वह वही समय था जब हीरा अक्सर वहां आता। तालाब के जल पर जुगनू उड़ रहे थे और दूर कहीं से मेंढकों की मिली-जुली आवाजें आ रही थी। हीरा ने धीरे से सिर झुकाया और पानी में देखा अपना प्रतिबिंब, लेकिन शायद उसे वहां किसी और का चेहरा दिखा। उसके नथुने फड़के और उसने लंबी सांस ली, मानो हवा के साथ कोई पुरानी पहचान लौट आई हो। वह कुछ देर तक यूं ही खड़ा रहा। फिर उसने सामने झुके नीम के पेड़ की ओर देखा, वही पुराना पेड़ जिसके नीचे मोती मिट्टी में मिला था। वह पेड़ अब पहले से अधिक फैला हुआ था। उसकी शाखाओं पर पक्षियों ने अनेक घोंसले बना लिए थे। हर सुबह वहां से अनगिनत पंख उड़ते और हर शाम वे उसी घरौंदे में लौट आते। गांव के लोग कहते कि शायद वहीं किसी अनदेखे रूप में मोती रहता है, नीम की जड़ों के भीतर हवा में मिलकर, उस मिट्टी की गंध में जो हर नई फसल में फल देती है। हीरा अब तालाब के किनारे जाकर अधिक देर तक नहीं रुकता था, बस थोड़ी देर वहां खड़ा रहकर लौट आता, पर उसकी आंखों में जो शांति उतरती वह अलग ही होती, वैसी ही जैसी मोती की आंखों में जीवन के अंत में झलक रही थी। मालिक कई बार उसे देखकर ठहर जाता। उसके मन में एक अनकहा भाव उठता, सम्मान और स्नेह का, जिसमें दुख और गर्व दोनों घुल गए थे। वह सोचता था, यह कैसा जंतु है जो मौन में भी इतना कह देता है जितना मनुष्य बोलकर भी नहीं कह पाता। गांव के बच्चे अब एक नई कहानी सुनते हुए सोते हैं। हर शाम जब अंधेरा गांव पर उतरता तो कोई दादी या नानी उनके बिस्तरों के पास बैठकर कहती, बहुत समय पहले इसी गांव में 2 बैल रहते थे। हीरा और मोती दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। बच्चे पूछते, क्या वे बातें करते थे? बूढ़ी औरत मुस्कुराती, नहीं, पर उनकी आंखें बोलती थीं। वे जो साथ चलते, बारिशों में, तपती धूप में, वह साथ कभी टूटता नहीं था। जब एक गया तो दूसरा भी उसके पीछे बहुत नहीं रुका, केवल धरती की सांसों में रह गया। बच्चे फिर चुपचाप सुनते, उनके चेहरों पर वह शांति उतरती जो शब्दों से नहीं, कहानी के मौन से आती है। कभी कभी हवा रात में इस तरह बहती कि तालाब की दिशा से घंटी की बहुत हल्की टुनक सुनाई देती। वह स्वर न किसी दिशा से आता, न किसी स्वरूप से, वह बस हवा का हिस्सा बनकर सुनाई पड़ता। इतना कोमल कि सुनने वाला समझे कि यह शायद मन का भ्रम है, पर जो रुककर ध्यान से सुनता उसे एहसास होता कि वह आवाज़ दरअसल अधूरी नहीं है, वह उन दोनों का संयुक्त स्वर है, वह लय जो वर्षों पहले खेतों में हल्की रेखाओं के साथ गूंजती थी। गांव की स्त्रियां जब खेतों में काम करती तो कभी कभी कह देती, देखो यह हवा कितनी कोमल है, जैसे कोई पुराना स्नेह फिर लौट आया हो। और बूढ़े किसान अपनी मूंछों में हल्की मुस्कान लेकर कहते, हाँ, वह हीरा ही होगा जो आज भी इस खेत की रखवाली करता है। उनकी बातों के बीच कोई विरोध नहीं था, जैसे सबने किसी सत्य को चुपचाप स्वीकार कर लिया हो। मौसम बदलते रहते, किसी बरसात में तालाब का पानी बढ़ जाता, किसी गर्मी में सूख जाता, नीम का पेड़ और फैल जाता। और हर मौसम में जब गांव के लोग अपने दिन के कामों में व्यस्त होते, कोई न कोई बच्चा तालाब की ओर दौड़ता और कह उठता, मैंने आज भी हीरा को देखा। सब जानते थे कि हीरा अब बूढ़ा हो चुका है। कई बार उसकी आंखों में धुंध तैरती, सांसें धीमी चलती, पर वह हर बार लौटकर वहीं जा पहुंचता जहां उसकी स्मृति सोई थी। बाद के वर्षों में जब हीरा स्वयं भी उस मिट्टी में मिल गया, गांव ने उसके लिए कुछ नया नहीं किया, किसी पत्थर की शिला नहीं रखी, कोई घंटी नहीं टांगी, लेकिन खेतों के किनारे जब हवा चलती तो बगैर किसी ध्वनि के एक खास लय बन जाती। वह लय जो न पूरी तरह गायब होती, न पूरी तरह सुनाई देती, वहीं धीमी टुनक अब भी गूंजती रही, जिस पर उस गांव का हर प्राणी अपनी सांसें टिका देता था। और कहानियां बदल गईं, पर जब रातें लंबी और शांत होती
और हवा नीम की टहनियों को हिलाती, तब तालाब के किनारे से एक शीतल स्वर आता, धीमा, मृदुल और सुकून भरा। वह आवाज़ किसी एक की नहीं थी, न दो की। वह उस बंधन की थी जो न शब्दों में कहा गया, न मिट्टी में दबा, बस हवा का हिस्सा बनकर अमर हो गया। गांव वाले अब भी कहते थे, यदि कभी किसी शाम तुम तालाब के किनारे खड़े होकर आंखें बंद करो तो सुनाई देगा एक युगल स्वर, एक घंटी की ध्वनि और उसके पीछे पड़ती किसी अदृश्य प्रतिध्वनि। वह हीरा और मोती की संगति है जो अब धरती और आसमान के बीच हर हवा के कण में जीवित है, न कभी टूटती हुई, न कभी समाप्त, बस बहती हुई उसी शांत लय में जो जीवन से परे भी जीवन जैसी ही लगती है।